ये बंगला आज से आपका हुआ, ये बंगला, ये गाड़ी, सब कुछ आपका हुआ। बेटा, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। तूने तूने खेती किसानी करके इतनी मेहनत करके आज वो कर दिखाया जो शायद अच्छे अच्छे बिजनेसमैन भी नहीं कर पाते। बेटा, तेरी मेहनत ने आज इतना रंग दिखाया है कि आज इतना बड़ा महल बना पाया तुम। बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। तुम दोनों की मेहनत ने आज हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मम्मी जी, अभी तो आप अंदर चलकर देखिए, अंदर चलकर देखेंगी तब आपको और अच्छा लगेगा। चलिए आप। हाँ हाँ माँ, चलिए अंदर चलिए, अंदर से जाकर देखेंगी तब आपको समझ में आएगा। वाह बेटा वाह, किसी राजा महाराजा के महल से कम नहीं लग रहा है हमारा महल। मुझे फक्र है बेटा तुम दोनों पर। आप दोनों बैठिए, मैं आप लोगों के लिए मुंह मीठा करवाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। छोटू और छोटू की पत्नी की कड़ी मेहनत ने गहरा रंग दिखाया। छोटू और छोटू की पत्नी ने बहुत मेहनत की और फसल में अच्छा खासा फायदा हुआ। उसके बाद में कड़ी भी तो उनके पास से कोसों दूर चली गई और वहाँ छोटू के बड़े भाई और भाभी के बीच में आए दिन लड़ाई झगड़े होने लगे। मैं क्या करूं? कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? तुम नहीं लाओगे घर में राशन पानी तो कौन लेकर आएगा? न घर में गेहूं है, न चावल है, न आटा है। ये सब कुछ जो हो रहा है तुम्हारी ही अकड़ के कारण हो रहा है। अरे ले देकर मेरे भाई और मेरी माँ के पीछे भिड़ी रहती थी ना तुम्हें समझ में नहीं आता था ना कि घर में आटा दाल चावल कैसे आता है। अब तुम्हें समझ में आ रहा है। अच्छा, तुमने तो जैसे कुछ कहा ही नहीं है। बड़े आए सीधे बनने वाले, तुम तो जैसे अपने मुंह में दही जमा कर बैठे हुए थे। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। तुम चुपचाप जाकर घर में दाल राशन सब कुछ लेकर आओ। अरे तुम्हें नौकरी छोड़ने की क्या ज़रूरत थी भला? तुमने भी अपनी नौकरी छोड़ दी है। अब मेरी तनख्वाह से जो पैसे आते हैं उसमें मैं बच्चों की पढ़ाई की फीस भरूं या घर का खर्च चलाऊं या तुम्हारा खर्च चलाऊं। ऊपर से मुझे अलग थायराइड की बीमारी हो गई है जिसके हर महीने दवाई गोली के अलग पैसे लगते हैं। तुम तो बस मुझसे बोल देती हो कि ये लाना वो लाना। घर से निकलते ही तुम्हारी लिस्ट तैयार हो जाती है। तुम कभी ये पूछती हो कि मेरे जेब में पैसे हैं या नहीं है? अरे तुम मत खाओ अच्छा खाना। जो सब कुछ मैं बुलवाती हूँ वो घर का ही सामान है। मैं अपने लिए कोई अलग से चीजें नहीं बुलवाती हूँ। पहले तो मैं इतनी शॉपिंग कर लेती थी, हर महीने में कपड़े खरीदती थी, साड़ियाँ लाती थी। लेकिन अब तो जब से मेरी जॉब छूटी है तुमने तो मुझे एक साड़ी के लिए भी मोहताज कर दिया है। मेरे मामा के घर की शादी में मैंने वही पुरानी 2 साल पहले की साड़ी पहनी है। इससे अच्छा तो जब सब लोग साथ में रहते थे तब रहती थी मैं। तुम्हारी माँ ने और तुम्हारे भाई ने जरूर पहले से ही रकम जोड़ कर रखी होगी हम लोगों से बचा कर। तभी तो लोग कह रहे हैं कि खेत में इतना बड़ा महल जैसा मकान बना लिया है। देखो कितने सातिर पैसे उन लोगों ने अपना पैसा जोड़ा है। तुम्हारे भाई और तुम्हारी माँ दोनों ने हमारे साथ चालाकी की है। घूम फिर कर तुम मेरे भाई और मेरी माँ के ऊपर ही आ जाती हो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो अपने भाई और अपनी माँ को घर से निकाल दिया और आज मैं ही पछता रहा हूँ। अब मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे भाई और मेरी माँ के रहने पर कितना सहारा था मुझे। ना घर में मुझे राशन पानी की टेंशन थी, ना किराने की। बस जो मेरा पैसा आता था वो तुम लोगों के ऊपर ही खर्च होता था और मैं पैसे जोड़ भी लेता था। लेकिन जिस दिन से वो लोग निकले हैं आटा दाल चावल का भाव समझ में आ गया है मुझे। मेरी माँ सही बोलती थी। तुम्हारी जिद के कारण ये सब कुछ हुआ है। यदि मुझे ऐसा पता होता ना कि ये सब कुछ होगा तो मैं कभी अपनी माँ को घर से बाहर नहीं निकालता। लो, बड़े आए अपनी माँ और अपने भाई का पक्ष लेने वाले। जो इंसान आज से साल भर पहले अपनी माँ और अपने भाई को अपने पैरों की जूती समझता था, वो भाई आज अपने किए हुए गुनाहों का गुणगान कर रहा है, अपने माँ और अपने भाई के एहसानों का गुणगान कर रहा है। अरे ये सब कुछ जो हो रहा है तुम्हारे कारण ही हो रहा है। तुमने यदि आज मेरे भाई और मेरी माँ के साथ दुर्व्यवहार ना किया होता, मेरे दिमाग में उनके प्रति नफरत पैदा ना की होती तो आज ये सब कुछ ना होता। तुम भी ऐसे रह रही होती और मुझे भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होती। हाँ, अब तो तुम ऐसा बोलोगे ही। अब तुम्हारा खर्च जो बढ़ गया है, आटा दाल गेहूँ चावल ये सब कुछ तुम जो लेकर लाते हो, इन सब का खर्च बढ़ गया है ना तुम्हारा, इसीलिए। अरे जब मैं कहती हूँ तुम्हारी औकात नहीं थी शादी करने की, बीवी बच्चे पालने की, तो क्यों शादी की तुमने? कामिनी, जुबान संभाल कर बात करो। ये कैसी बात कर रही हो तुम? अरे मैंने नहीं कहा था आटा दाल चावल गेहूं के लिए। तुमने ही बोला था माँ से ना कि 4 लोग हैं हमें क्या ही लगेगा, राशन पानी लेकर खा लेंगे। ये तुम ही हो ना जिसने ऐसा बोला था। और खबरदार जो मुझे किसी प्रकार का दोष लगाने की कोशिश भी की तो तुमने। जिस दिन से मेरी माँ और मेरे भाई इस घर से गए हैं मेरा तो चैन और सुकून ही चला गया है। तुमने मेरा जीना हराम करके रख दिया है। 40,000 रुपये महीने का मिलता है, लेकिन तुम्हारे कारण मेरे पास 4 पैसे तक नहीं बचते हैं। जैसे ही तनख्वाह आती है अपने हाथ में ले लेती हो, मैं 1-1 रुपये के लिए मोहताज हो जाता हूँ। अरे वाह, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? क्या मैं अपने शौक पूरे कर रही हूँ? शर्म करो, थोड़ी सी शर्म।
मैं अपने शौक पूरे नहीं कर रही हूँ। मैं इस घर का खर्च चलाने के लिए ही तुमसे पैसे मांगती हूँ। मैं अपने लिए तो एक गिनती का पत्ता भी नहीं ले पा रही हूँ। अरे तुम लोगों के खर्च ही इतने हैं, इतने महंगे महंगे स्कूल में तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं, और खान पान तो तुम्हारा 56 भोग वाला है। दोनों टाइम तुम्हें 2 किस्म की सब्जी हो ना। पनीर की सब्जी के बिना तो तुम्हारे गले के नीचे निवाला नहीं उतरता, घी वाले पराठे के बिना तुम टिफिन लेकर नहीं जाते हो, चावल बासमती चावल तुम्हारे गले के नीचे उतरते हैं। तुम तीनों बाप बेटे दोनों टाइम एक एक गिलास दूध पीते हो। और क्या क्या बताऊं तुम्हें, क्या बताओ। और गिनाऊं तुम्हारे खर्चे। ऊपर से बच्चे हैं कि बच्चों को अच्छा खिलाकर उनकी आदत ऐसी डाल दी है कि हफ्ते में 2 बार उन्हें रेस्टोरेंट में खाना चाहिए। इसमें मेरी क्या गलती है भला? मैं कहाँ से दोषी हूँ? जरूरी थोड़ी ना है कि मैं ही घर के शौक पूरे करूं या बाल बच्चों के शौक पूरे करूं। तुमने अच्छी खासी नौकरी कर रही थी, क्यों छोड़ा तुमने अपनी नौकरी? अरे 15-20 हजार रुपए भी आते थे तो कम से कम बाल बच्चों का खर्चा तो चलता था। मैंने ठेका नहीं लिया है कोई घर का खर्च चलाने के लिए। कर रही थी अपने शौक से नौकरी, छोड़ दिया मैंने। पहले मम्मी जी घर में थी तो घर का आधे से ज्यादा काम कर लेती थी वो जब मैं जॉब में जाती थी। अब तो आकर मुझे सारा काम करना पड़ता है, और ऊपर से तुमने काम वाली बाई को भी छोड़ा दिया है। घर के खर्चे कम है क्या जो काम वाली को 5,000 रुपए अलग से दूं मैं? नहीं है मेरे पास इतने पैसे। तुम्हारे पास हैं तो तुम काम वाली बाई को लगवा लो। और रही माँ की बात, तो माँ इस घर में थी बेचारी, तुम्हारे डर के कारण कर लेती थी काम। उन्हीं सब कामों की तुम्हें आदत पड़ गई थी ना। अब ये फालतू की बातें करके अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि जाओ और जाकर अपने लिए अच्छी सी नौकरी ढूंढो। उस सड़ी सी नौकरी को छोड़ दो, क्योंकि उस नौकरी से हमारा कुछ भी नहीं चल पा रहा है। ना ही हमारे बच्चों के शौक पूरे हो पा रहे हैं, ना ही हमारा घर का खर्च ठीक से चल पा रहा है। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, कम से कम 50,000 से ऊपर की नौकरी ढूंढो, ताकि हमारा राशन पानी भी अच्छे से चल सके और हमारे शौक भी पूरे हो सके। हाँ, ऐसे ही नौकरी मिल जाएगी चलते फिरते। तुम तो ऐसी बात कर रही हो जैसे नौकरी रखी ही पड़ी है, जाऊंगा और नौकरी लग जाएगी। 40,000 भी कमा रहा हूँ तो कोई कम नहीं है। हाँ तो फिर जाओ और अपनी माँ और अपने भाई के पास जाओ, उनसे जाकर बोलो कि जो पैसे वो लोग खेती किसानी से कमा रहे हैं उसमें से आधा हमें भी चाहिए, क्योंकि खेती में आधा अधिकार हमारा भी है। अच्छा, तुम्हारी बातों में आकर एक बार मैंने गलती कर दी है, अब दोबारा तुम्हारी बातों में आकर अपने भाई और अपनी माँ से धोखा नहीं करूंगा मैं, समझी? तुमने ही बोला था माँ से कि ये घर हमारे नाम कर दो और खेत का मकान छोटू के नाम कर दो। सो कर दिया है माँ ने। अब इसके बाद कुछ नहीं होगा, तुम्हें जैसा करना है तुम वैसा करो। हाँ बोला था मैंने, मेरी मति मारी गई थी, मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी जो मैंने बोल दिया है। सो भुगतो। तुम मुझे इस तरह इग्नोर करके नहीं जा सकते हो। सुन रहे हो मेरी बात? सुन रहे हो? सच बोल रहे हैं, ये गलती मेरी ही है। मैंने ना जाने क्या सोचकर इस बड़े से घर को अपने आदमी के नाम पर करवाने के लिए बोल दिया था। अरे मैं भूल गई थी कि खेत है, खेत में यदि अच्छे से मेहनत हो तो वो फसल की जगह सोना दे सकती है। साल भर के अंदर ही छोटू भैया ने क्या से क्या कर लिया। इतना अच्छा महल जैसा घर बना लिया, पैसे गाड़ी किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इतनी सुंदर सुशील लड़की भी मिल गई उन्हें। सच में कभी कभी कहते हैं ना, बिना बेचारे काम करना अपने लिए ही हानिकारक होता है। काश मैंने थोड़ी सी और बुद्धि लगाई होती और उस समय पर विवेक से काम लिया होता तो आज शायद ये सब कुछ नहीं होता। मामा कहाँ हैं आप? ये लोग और बचे थे मेरी जान खाने के लिए। आ रही हूँ बाबा। माँ आरती, जल्दी आइए, देखिए कितनी बड़ी खुशखबरी है, जल्दी आइए। क्या आपको बेटा बड़ा खुश नजर आ रहा है? क्या बात है? माँ ये देखिए क्या न्यूज़ चल रही है बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों में कि हम लोगों ने जो कड़ी मेहनत करके खेती किसानी की है और ये मुकाम हासिल किया है। आपको पता है ना कि अभी 2-4 दिन पहले कुछ न्यूज़ चैनल वाले हमारे खेतों में आए थे हम लोगों से जानकारी लेने के लिए। माँ अब बड़ी बड़ी चैनलों में हमारा इंटरव्यू होगा और लोग हमें जानेंगे पहचानेंगे। माँ मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत बधाई हो बेटा, बहुत बहुत बधाई हो। मैं बता नहीं सकती तुझे कि आज मैं कितनी खुश हूँ। मेरा बेटा जिसे लोग अनपढ़ जाहिल गवार कहकर उससे बात तक करना पसंद नहीं करते थे, आज मेरा बेटा वो इतने बड़े बड़े न्यूज चैनलों में आ रहा है। मोबाइल की गूगल में सर्च करने से मेरे बेटे का नाम आ रहा है। बेटा मैं बहुत खुश हो गई हूँ आज। माँ ये सब कुछ आपके आशीर्वाद की बदौलत हुआ है। यदि आपका आशीर्वाद और आपका साथ और आरती का साथ नहीं होता तो आज ये सब कुछ हासिल नहीं कर पाता मैं। क्या आप लोग भी वही देख रहे हैं जो मेरे मोबाइल में अभी अभी आया है? हाँ आरती, हम भी वही देख रहे हैं जो तुम अभी देख कर आई हो। आरती ये सब कुछ तुम्हारे साथ और माँ के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं था। आज मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने यदि मेरा साथ ना दिया होता तो शायद। हाँ बेटा, तुम जिस दिन से हमारे और हमारे बेटे की जिंदगी में आई हो उस दिन से तो हमारी किस्मत ही पलट गए। उस दिन से हमारा सब कुछ बदल गया। हमारा वो
समय भी चला गया जिस समय के लिए हम लोग बहुत दुखी रहते थे बेटा। आज यदि ये सब कुछ हासिल हो पाया है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बदौलत है मम्मी जी। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है जो मुझे इन सब चीज़ों का श्रेय दे रहे हैं मम्मी जी। इनकी मेहनत और आपके आशीर्वाद के बिना ये सब कुछ संभव नहीं था। इन्होंने दिन रात खेती में मेहनत की है। मैं जानती हूँ कि अपनी फसल को। अब तो हमारे ज़िले के जो किसान भाई हैं वो मुझसे जानकारी लेने के लिए आ रहे हैं कि आखिर मैं अपने खेतों में ऐसी कौन सी चीज़ उपयोग कर रहा हूँ, आखिर ऐसी कौन सी दवाई डाल रहा हूँ, कौन सी यूरिया डाल रहा हूँ कि इतनी अच्छी खेती हो रही है कि इतने खेत में मैं लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ। ये क्या माँ, आप इतने अच्छे मौके पर रो रही हैं? आपकी आंखों में आंसू? क्या हुआ माँ, क्या बात है? बेटा, लोग तुझे क्या कुछ नहीं बोलते थे। तेरे सगे भाई और भाभी ने तुझे घर से निकाल दिया ये कहकर कि घर में तेरा कोई योगदान नहीं है, जबकि खेती किसानी करके मेरा बेटा सारा अनाज लाकर घर में रखता था। लेकिन उन लोगों को, उन निर्दयी लोगों को तेरी कदर नहीं थी, तेरी मेहनत नहीं दिखती थी उन्हें। बेटा, मैं पल पल मरती थी बेटा जब लोग तेरे बारे में भला बुरा बोलते थे। भगवान से बस एक ही बात की दुआ करती थी कि हे भगवान, या तो मेरे बेटे को इतना कामयाब बना दो कि ये लोग जो मेरे बेटे के बारे में भला बुरा बोलते हैं उनका मुंह बंद हो जाए, वरना ये सब सुनने से पहले मेरी मौत हो जाए। मैं भगवान से यही दुआ करती थी मम्मी जी। जिन्हें जो बोलना था तो बोल लिया उन्होंने, बोलने दीजिए, अब वो उनका मुंह है। हम उनके विचारों पर ताला थोड़ी ना लगा सकते हैं। लेकिन हाँ मम्मी जी, इनकी मेहनत ने तो ये साबित कर दिखाया कि इंसान के अंदर यदि मेहनत करने का और काम करने की लगन हो तो वो सब कुछ कर सकता है। सिर्फ खेती के बदौलत आज इतना बड़ा घर बना लिया और उसके बाद लाखों रुपए हमारी सेविंग में है। गहने, जेवर, गाड़ी, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आज के जमाने में ये भी कोई मिसाल से कम नहीं है मम्मी जी। आप पुरानी बातों को याद करके प्लीज मत रोइए, इन सब चीजों को छोड़ दीजिए। आप अपने दिमाग में टेंशन मत लीजिए। अब सुख के दिन है हमारे, अब आप सुखी रहिए, खुश रहिए बस। हाँ माँ, आपको पता है ना कि आपको रोता हुआ देखकर, आपको उदास देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अरे बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं जो आज मेरी आंखों से छलक गए। बेटा, तूने अपने भाई और भाभी के बारे में कोई खैर खबर ली क्या? तुझे कुछ पता चला क्या उनके बारे में? माँ, क्या ही खैर खबर लूँ, आप बताइए। मन तो बहुत करता है कि भाभी भैया के घर जाकर उनसे बातचीत करूँ, बच्चों से मिलकर आऊँ, लेकिन आप तो जानती हैं ना कि भैया और भाभी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, इसलिए मैं उधर जाना भी नहीं चाहता। हाँ बेटा, तू सही बोल रहा है। उन लोगों का जो व्यवहार तेरे प्रति था उसे देखकर तो मैं तेरे साथ यहाँ चली आई। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी बेटा। मैं अच्छे से जानती हूँ कि एक माँ के कितने भी बच्चे हों, वो अपने बच्चों से बराबर ममता रखती हैं, चाहे फिर बच्चा अच्छा हो या बुरा हो। ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप जेठ जी और जेठानी जी को और अपने पोते पोतियों को बहुत याद करती हैं। यदि आपका मन है उनसे मिलने के लिए तो चलिए, मैं आपको लेकर चलती हूँ। मैं आपको लेकर चलूंगी, आप उनसे मिलजुल कर वापस आ जाइएगा। हाँ माँ, मैं नहीं जा सकता भैया भाभी के घर, लेकिन आप और आरती तो जा सकती हैं, चले जाइए। बेटा, जाने का तो बहुत मन होता है, मिलने का भी मन होता है, लेकिन तू तो जानता है ना उन लोगों की आदत। उन लोगों ने यदि हमें कुछ उल्टा सीधा सुना दिया तो फिर ऐसे कैसे सुना देंगे मम्मी जी। आप चलिए ना, मैं आपको आज लेकर चलती हूँ। ठीक है बेटा, चलो। मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, वो आप दोनों को भैया भाभी के घर ले चलेगा। बेटा, तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हारे लिए कहां से पिज्जा लेकर आऊं? हम कुछ नहीं जानते मम्मा, आज आप हमको बाहर लेकर ही जाओगे। हमें पिज्जा खाना है या नहीं खाना है? हमारे सारे दोस्त पिज्जा पार्टी कर रहे हैं, आप हमें भी घर में पिज्जा पार्टी करवाओ। चिंकी, यदि तुम ऐसी जिद करोगी तो तुम्हारा भाई भी जिद करेगा। देख चिंकी, पिज्जा 150 रुपए का नहीं आता है, 200-250 रुपए लगते हैं। मम्मा, पिज्जा होना या नहीं होना, चाहे आज कुछ भी हो जाए, मैं खाना नहीं खाऊंगी। चुपचाप जो घर में बना है वो खा लो चिंकी। देखो तुम्हारा भाई भी परेशान कर रहा है मुझे, मैं कहाँ से पैसे लेकर आ जाऊँ? तुम्हारे पापा के पास इतने पैसे ही नहीं रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमें पिज्जा ही खाना है, पिज्जा ही खाना है। बोलेगी दोबारा पिज्जा के लिए? बोलेगी? बोल, परेशान करके रख दिया है। पिज्जा पिज्जा, अरे यहाँ मेरे खुद 2-2 रुपए के लाले पड़े हुए हैं और इसे पिज्जा खाना है, समझ में नहीं आता है तुझे? आपने हमें मारा, पापा को बताएंगे हम, आपने मुझे मारा। पापा, आप लोग क्यों आई हैं यहाँ? जरूर हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए आई हैं। आप लोगों को पता चल गया होगा ना कि हम लोग आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, अभी हम लोगों के पास पैसे ढीले नहीं हैं। यही सब देखने आई हैं ना, मजाक उड़ाने आई हैं हम लोगों का। ये कैसी बात कर रही हो बहू तुम ऐसे बोल भी कैसे सकती हो बेटा? हमें कुछ भी नहीं पता है, हम तो बस तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए तुम लोगों से मिलने चले आए। हाँ दीदी, आप लोगों की याद आ रही थी मम्मी जी को, तो मैंने भी सोचा कि आप लोगों को मिलवा कर ले आती हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम लोग यहाँ मेरी गरीबी का मजाक उड़ाने आए हो, और खास तौर पर मम्मी जी आप
आप यहाँ पर हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने आई हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम ना जाने ऐसा क्यों सोच रही हो बेटा। हम तो यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आए हैं। हाँ दीदी, हमें कुछ नहीं पता है। मम्मी जी आपकी याद कर रही थी, भैया की याद कर रही थी, बच्चों को याद कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं ही जाकर आप लोगों से इन्हें मिलवा कर ले आती हूँ। बस करिए मम्मी जी, मैं अच्छे से जानती हूँ आप लोग यही सोचकर खुश होते होंगे ना कि मैंने छोटू देवर जी को किस तरह घर से जाने के लिए कहा था। ये सब सोच कर तो आपको बड़ी खुशी हो रही होगी कि आज जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो सब मेरे कर्मों का फल है ना मम्मी जी? मैं सही बोल रही हूँ ना? बेटा तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मेरे मन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे लिए कल भी तुम वही बहू थी और आज भी तुम वही बहू हो बेटा। मैंने कभी भी तुम लोगों से बैर भाव नहीं रखा है। अरे बच्चे जरूर माँ से गुस्सा हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, लेकिन माता पिता कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं हो सकते। रही बात बेटा, यदि परिस्थिति खराब चल रही है तो तुम्हें एक बार हम लोगों को फोन करके बताना था। हाँ, बताकर और आपसे 4 बातें सुनती, आप लोग तो बड़े खुश होते। और मैं कहती हूँ आप लोगों को यहाँ बुलाया किसने है? ये सब देखकर आप लोगों के कलेजे में तो बड़ी ठंडक मिली होगी। और ये अपनी छोटी बहू को यहाँ क्यों लेकर आई हो? ये अपनी लाडली बहू को किसने कहा आपसे यहाँ लेकर आने के लिए? दीदी ये मुझे यहाँ लेकर नहीं आई हैं, मैं इन्हें यहाँ लेकर आई हूँ आपसे मिलवाने के लिए। दीदी रही बात परिस्थिति की, तो परिस्थिति का क्या है, आज बुरी है कल अच्छी भी हो जाएगी, लेकिन इंसान का स्वभाव अच्छा होना चाहिए। हाँ, स्वभाव तो तुम्हारा ही अच्छा है, बड़ी अच्छी बनने की कोशिश कर रही हो। बिना बुलाए मेरे घर में आकर मुझे 4 बातें सुना रही हो तुम। कामनी जल्दी आओ कामनी। हाय राम, इन्हें क्या हो गया? ऑफिस गए थे अभी तो अचानक से क्या हो गया? ये दिनेश क्यों आवाज लगा रहा है? आओ तो बहू देखते हैं जरा। क्या हुआ? इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए और ये आपकी आंखों में आंसू? क्या बात है? क्या हुआ दिनेश? तो रो क्यों रहा है बेटा? क्या बात है? क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? अरे बोलिए भी, क्यों इस तरह चुपचाप रो रहे हैं? मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या बात है? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? कुछ भी ठीक नहीं है कामनी। तुम्हारी बढ़ती हुई मांगों के चक्कर में मैंने लोगों से घूस लेना शुरू कर दिया और आज मैं रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके कारण बॉस ने मुझे ऑफिस से ही निकाल दिया। मेरे कारण आपको ऑफिस से निकाला गया है? हर चीज के लिए मुझे ही ब्लेम करते हैं। अरे कितनी बार समझाऊं आपको कि मैं आपकी इस हालत की जिम्मेदार नहीं हूँ। ले देकर घूम फिर कर आप मुझे ही टारगेट क्यों करते हैं? तुम नहीं हो तो फिर और कौन है फिर? 40,000 रुपये भी हाथ में लाकर दे रहा हूँ तो भी तुम्हारे लिए कमी है। दिन रात मुझसे लड़ाई करती हो, ऑफिस से आने के बाद मुझसे झगड़ती हो, ऑफिस जाने के पहले मुझसे झगड़ती हो। मैं किस चीज का मेंटेन करूं? अरे तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। अरे तो इन सब चीजों के लिए क्या घूस लेना जरूरी था तुम्हारा? घूस लिए हो तुमने तो अपनी मर्जी से लिए हो, मैंने नहीं बोला तुम्हें घूस लेने के लिए। जिस तरह की तुम्हारी जरूरतें हैं ना, उसके लिए घूस लेना भी कम ही होगा। अरे तुम्हारा पूरा ही नहीं होता है। कहाँ करती हो इतना पैसा? मैं नहीं जानता। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम क्या सोचते हो कि मैं पैसे फालतू में उड़ाती हूँ? 40,000 रुपए होते क्या है ये बताओ मुझे। दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, उनकी जरूरतें, ऊपर से घर का राशन, दाल चावल आटा, घर का किराना। अरे कितनी चीजें लगती है घर में। बिजली का बिल, पानी का बिल कहाँ से पूरा हो रहा है? तुमने तो मुझे हाथ में लाकर दे दिया पैसा। उसके बाद मैं कैसे पूर्ति करती हूँ तो मैं जानती हूँ। 40,000 रुपए हाथ में थमा देने के बाद तुम सोचते हो कि तुम फ्री हो गए। कितने पैसे लगते हैं घर खर्च में तो वो कौन जानता है? मैं जानती हूँ। मैं पिछले 1 साल से मैंने कोई भी साड़ी नहीं ली है। इतने 30 त्योहार निकल गए, लेकिन मैंने ना ही अपने लिए कोई कपड़े लिए हैं, ना ही साड़ी ली है। उसके बाद भी तुम बोल रहे हो कि मैं पैसे कहाँ उड़ा रही हूँ? सर्व करो थोड़ी सी। तुमने आज ये बोलकर मेरा बहुत दिल दुखाया है। मुझे बहुत दुख पहुँचाया तुमने मुझे। तुम्हारा ये व्यवहार मैं कभी नहीं भूलूंगी। अपनी परेशानी तो तुमने रो कर सुना दी। मेरी परेशानी कौन सुनेगा भला? कौन सुनेगा? बेटा यदि किसी चीज के लिए पैसे लग रहे हैं तो तूने हमें क्यों नहीं बताना जरूरी समझा? तूने घूस क्यों ली बेटा? मैंने तुझे ऐसे ही संस्कार दिए थे, तेरे बाबूजी ने तुझे ऐसे ही संस्कार दिए थे। तेरे बाबूजी तो कितने ईमानदार थे बेटा। तूने क्यों ऐसा किया? माँ, जिस तरह के व्यवहार हम लोगों ने आप लोगों के साथ किया है, उसके बाद तो हमारा ये हाल होना तय था। ऊपर वाला सब कुछ देखता है। कहते हैं ना, अच्छा करोगे तो अच्छा ही फल मिलेगा। किसी के लिए यदि गड्ढा खोदोगे तो तुम्हारे लिए ऊपर वाला खाई खोद देगा। ऐसा ही हमारे साथ हुआ। जिस लड़के को मैंने अनपढ़ जाहिल गवार कहकर घर से निकाला था, आज वो मुझसे 4 गुना 6 गुना बड़ा आदमी बन गया और मैं मेरे हाथ से सब कुछ फिसल गया। माँ, रेत की तरह मेरी मुट्ठी से
सब कुछ फिसल गया। बेटा जो हो गया सो हो गया, ज्यादा चिंता फिक्र मत कर अब। माँ, अब मैं अपने बच्चे कैसे पालूंगा, अपनी बीवी को कैसे पालूंगा? जो जो आमदनी थी वो भी चली गई है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। भैया आप चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा धीरज रखिए। और रही बात पैसों की, तो मैं कल पैसे लेकर आऊंगी आपके पास, जिससे आप महीने 2 महीने का खर्चा तो आराम से निकाल ही सकते हैं। नहीं नहीं बहू, हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं देखता हूँ, कुछ ना कुछ कर लूँगा। वैसे ही मेरे भाई का मैं कर्जदार हूँ, और कर्जदार मत बनाओ मुझे। बेटा इसमें कर्जदार की क्या बात है भला? परिवार ही परिवार के काम आता है, सुख हो चाहे दुख हो। परिवार की असली पहचान परिवार के दुख के समय ही आती है। बेटा तू कोई दूसरा नहीं है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है तू। ठीक है अब हम लोग चलते हैं बेटा, तुम परेशान मत हो और रोना बंद करो। तुम दोनों सलाह से रहो, एकजुटता से रहो, दोनों मिलजुल कर रहो बेटा। इस तरह लड़ते झगड़ते देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है भैया, तो हम लोग चलते हैं अब। देखो देखो मेरी माँ को, इतना इतना जलील करने के बाद तुमने जिसके बेटे को घर से निकाला था, जिस माँ को तुमने घर से निकाला था, आज वही हमारी तकलीफ में कितनी दुखी हो रही है। और तो और मेरी माँ ये भी बोल रही है कि मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसका इतना बोल देना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पिछले 1 साल में मैं तो ये समझ गया हूँ कि माँ बाप का दिल दुखाना मतलब ऊपर वाला ऐसी मार मारता है कि वक्त भी नहीं लगता है। देखो ना, साल भर के अंदर हम जिन चीज़ों का घमंड करते थे वो कुछ भी नहीं है हमारे पास। सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया। ये क्या माँ, आपकी आंखों में आंसू? भैया ने लगता है फिर आपको खरी खोटी सुनाया होगा, इसलिए मैं मना कर रहा था कि मत जाइए उसके घर। वो बहुत ही ज़्यादा अभिमानी और घमंडी हो गया है। नहीं बेटा, इस बार किसी ने मुझे कुछ नहीं सुनाया है। बेटा तेरे भाई के पास सुनाने लायक कुछ भी नहीं बचा है। माँ, आपके कहने का मतलब क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कृपया मुझे खुलकर बताइए। आप लोगों को घर से निकालने के बाद भैया और भाभी दोनों ही आर्थिक रूप से बहुत परेशान हैं। भाभी ने अपनी नौकरी छोड़ दी है और भैया की नौकरी से जो पैसा आता है उसमें घर का खर्च ही नहीं चल पा रहा है। गेहूं, चावल, दाल, आटा ये सब कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा है। इसलिए पैसों के चलते आए दिन भैया और भाभी में झगड़े होते रहते हैं। बेटा 1 साल के अंदर मुझे नहीं मालूम था कि इतना कुछ बदल जाएगा। दिनेश की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है आर्थिक रूप से, और ऊपर से तुझे तो पता है कामनी की सारी जरूरतें पूरी होने को होना, वरना कामनी घर में तमाशे करने लगती है। आए दिन की लड़ाई झगड़ों से तंग होकर मेरे बेटे ने घूस लेना शुरू कर दिया। आज से ऑफिस के कुछ लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके कारण उसे ऑफिस से ही निकाल दिया गया। क्या बात कर रही है माँ? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। अब बेचारा कैसे अपने बीवी बच्चे पालेगा, कहाँ जाएगा, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। माँ, इतना सब कुछ हो गया और पिछले 1 साल से जब इतना ज़्यादा परेशान है भैया, तो हमें बताने की ज़रूरत तक नहीं समझी उन्होंने। अरे एक बार मुझे अपना दुश्मन ही समझकर फ़ोन कर देना था कि इतनी परेशानी है। बेटा शर्मिंदगी के कारण तेरा भाई तुझे फोन तक नहीं कर पा रहा था। उसका मन बहुत चाहता रहा होगा, लेकिन बस इसी कारण वो तुझे फोन नहीं लगा पा रहा है कि उसने तेरे साथ और मेरे साथ क्या दुर्व्यवहार किया है। माँ, वो बात अलग है, लेकिन आज यदि मेरा भाई इतना परेशान है, मैं नहीं चाहता कि कल को मेरा भाई मानसिक रूप से परेशान होकर अपने आप को ख़त्म कर ले। मैं अभी जाकर भैया से बात करता हूँ और भैया से बोलूँगा कि हम दोनों भाई मिलकर खेती किसानी करते हैं, जो प्रॉफिट होगा आधा आधा रखेंगे। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है। एक से अच्छे दोनों भाई मिलकर खेती किसानी करना तो और भी अधिक अनाज होगा। आपका दिमाग और भैया का दिमाग, दोनों का दिमाग जब खेती किसानी में चलेगा तो कुछ नया होगा। हाँ बेटा, तू जा और जाकर दिनेश से बात कर, वो बहुत ही ज्यादा अकेला हो गया है। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर दिनेश भैया से बात करता हूँ इस बारे में। अब क्या होगा, कैसे मेरे बच्चों का पेट पालन होगा, कैसे मैं अपने बच्चों के लिए अनाज लेकर आऊँगा। सब कुछ मेरे कर्मों का फल है। यदि मैं आज देवर जी और मम्मी जी को बेइज्जत करके घर से ना निकालती तो शायद आज सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता। अरे साल भर के अंदर कितना कुछ बदल गया। जो रंग था वो राजा बन गया और जो राजा था वो रंग बन गया। भैया कहाँ है? भाभी भैया, कम से कम मुझे थोड़ी सी बात तो बता देनी चाहिए थी कि आप इतने ज़्यादा परेशान हैं। मैं आपका भाई थोड़ी ना हूँ, मैंने आपके साथ इतने साल ऐसे ही गुजार लिए भैया। अरे कम से कम मुझे दुश्मन समझकर ही मुझे 2 बात के लिए फ़ोन लगा लेते। छोटू, किस मुँह से तुझे फ़ोन लगाकर बात करता मैं? बता, किस मुँह से तुझे फ़ोन लगाता? मैंने और तेरी भाभी ने कोई कसर छोड़ी थी क्या तुझे बेइज्जत करने के लिए?
मैं तेरा बड़ा भाई कहलाने के लायक नहीं हूँ। तू तो एक अच्छा पति, अच्छा बेटा, अच्छा भाई बन गया, लेकिन मैं एक अच्छा इंसान ही नहीं बन पाया। ना ही अच्छा पति, ना ही अच्छा बाप बन पाया और ना ही अच्छा बेटा बन पाया। मैंने कभी किसी को खुश नहीं किया। भैया इन सब बातों से मुझे कोई मतलब नहीं है। आज से हम तुम दोनों खेती करेंगे और खेती में जो भी पैसा आएगा उसमें से आधा आधा पैसा हम लोग रखेंगे। नहीं मेरे भाई, खेती का सारा पैसा तेरा ही है और खेती भी तेरी है। मैं अपनी बातों से बिल्कुल भी नहीं मुकर रहा हूँ। जो तेरा है वो तेरा ही रहेगा, इसके लिए कोई प्रेशर नहीं डाल सकता। हाँ वो तो मैं जानता हूँ भैया कि आपको कोई प्रेशर नहीं डालेगा, लेकिन भैया अब यदि आप मेरे साथ घर नहीं चलेंगे तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा। पहले तो आप मुझसे नाराज़ थे, लेकिन अब मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगी। लेकिन छोटू, लोग क्या कहेंगे कि जिस भाई के साथ हमने इतना अन्याय किया, आज उसी भाई की खेती में खेती कर रहे हैं। अरे बाबा, ये जो खेती किसानी की ज़मीन है ये बराबर हिस्सों में जाएगी। इसमें कोई का एक छत्र राज नहीं है। अम्मा जी ने पहले ही वसीयत बनवा कर चली गई हैं। क्या बात कर रहे हो छोटू तुम? क्या भैया, मुझे कुछ नहीं सुनना है। बस आज से आप चलिए और हम दोनों भाई मिलकर खेती करेंगे ताकि और अच्छी फसल हो सके, क्योंकि आपके माइंड और मेरे माइंड में बहुत फ़र्क है। दोनों भाइयों की मेहनत रहेगी तो और रंग दिलाएगी। इसलिए भैया अब और कुछ नहीं कहना सुनना है। अब आप चलिए, जो भी दिन है सब कट जाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं तो। थैंक यू भैया, थैंक यू। इस तरह छोटू अपने भाई और भाभी को और उसके बच्चों को अपने घर ले जा लेता है। घर बहुत बड़ा था, इसलिए सारा परिवार एक साथ रहने लगता है। और अब तो कामनी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। कामनी ने भी अपने देवर और अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगी। उसके बाद सारा परिवार मिलजुल कर एकजुटता से रहने लगा। तो दोस्तों, कैसी उन्हें आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।